आपने स्टार्च खाया, क्या खाया बेटा? ए इज स्टार्च। स्टार्च टूटा ग्लूकोज में अल्टीमेटली, ठीक है। इमेजिन करो तुम्हारे पेट में अगर तुम लिविंग स्टेट होते इक्विलिब्रियम वाली, तो तुम्हारा ग्लूकोज दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता ना, तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती नहीं मिलती, ग्लूकोज टूटता ही नहीं। अब बेटा आपके जो इंजाइम्स हैं वो इतना बड़ा रिएक्शन कर कैसे लेते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं भाई? आपके जो इंजाइम्स हैं इतना बड़ा रिएक्शन कैसे कर लेते हैं, उसको जानने के लिए हमें एक चीज़ पढ़नी होगी। अगर हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तब भी हमारी बॉडी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे आपके इंजाइम्स काम नहीं करते, राइट। तभी हम बहुत फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर सकते। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कोई हमारे पास एंजाइम ही नहीं रहा, हमारे पास कोई एंजाइम ही नहीं रहा कि वो सबस्ट्रेट उसके साथ लग पाए। Hello everyone and welcome back to Raftar series and I am your Diksha Sharma ma'am। तो बच्चे हमने बायोमोलिक्यूल में अब इतना कुछ तो पढ़ ही लिया है, तो चलो अब एंजाइम जो रह गए हैं उनको भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा, एंजाइम्स, बट और क्या चीज़ें पढ़नी है? क्या सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ एंजाइम्स ही लिखा है? क्या एनसीईआरटी में और चीज़ें नहीं थी जिसको आप इग्नोर कर देते हो और उसका क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप कहते हो यार ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, है ना? So yes, we are also going to discuss the dynamic state of body constituents, the concept of metabolism, metabolic basis for living and the living state. फिर पढ़ेंगे हम enzyme. So let's get started. All right. तो बेटा आपको क्या लगता है हमारी बॉडी बहुत सिंपल है? बहुत सिंपल है क्या? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग सेल बहुत सिंपल है? एक लिविंग सेल के पूरे मैकेनिज्म को समझने में देखो कितना टाइम लग जाता है ना। एक सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस पूरी कर रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, कितने तो साइकिल है यार उसमें, है ना। तो वैसे ही बेटा आज हम पहले मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे एंजाइम वहां पर कहाँ पर प्लेस होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब डायनेमिक मतलब वो चीज जो हमेशा चेंज होती रहती है, इट्स ऑलवेज वर्किंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो biomolecules are present in certain concentration expressed as moles per cell or moles per liter etc. तो बेटा हम क्या कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे हमने प्रोटीन किया, हमने लिपिड किया, ये सब करे ना। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखना, हर एक मॉलिक्यूल ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता, उसका एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसके कुछ यूनिट्स आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, जैसे मोल्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। तो हर एक चीज का एक कॉन्सेंट्रेशन है। अगर मैं बोलूं ग्लूकोज ब्लड में, तो वो कुछ पर लीटर में वो रहेगा ही रहेगा, इतना ही होगा, ठीक है। तो नेचर ने फिक्स कर दी चीजें कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन में ये चीज होनी चाहिए। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ टर्नओवर। अब सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या हुई? हमने देखा जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये कभी ऐसे नहीं प्रेजेंट होते, ये चेंज होते रहते हैं, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिससे हम कहते हैं टर्नओवर। मतलब अगर बेटा मेरे पास ग्लूकोज था, क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज आगे टूटा, टूटा और क्या बनाया बेटा उसने? पायरूवेट बनाया ना, बनाया नहीं? तो सॉरी, तो आपका जो ये ग्लूकोज है बेटा, पायरूवेट में जब टूटा तो मतलब उसमें कितने रिएक्शंस आए बीच में? या कह लो सिंपल सी बात, एक एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई किस में कन्वर्ट हो रहा है? जेड में, ठीक है। तो इस तरह से आपके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, दे आर शोइंग अ टर्नओवर। दैट मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज और कन्वर्टेड इनटू अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। This means that they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecule. अब ये ग्लूकोज भी कहीं और से बना होगा। अब तुमने स्टार्च खाया, स्टार्च टूटकर ग्लूकोज बना, तो ये भी कहीं और से बना था ना। अगर मैं बोल रही हूँ एक्स बनाता है वाई, वाई बनाता है जेड, तो वाई भी तो एक्स से ही बना था ना। सो यही बोल रहे हैं कि कहीं ना किसी चीज में से बना है और आगे कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा ऐसे केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में चल रहे हैं जो इन चीजों का कन्वर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन चीजों का कन्वर्जन। और इन सभी केमिकल रिएक्शन के टोटलिटी को या सम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मेटाबॉलिज्म का। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इट इज द टोटल केमिकल रिएक्शन, टोटल केमिकल reactions that occur in living organism, that occurs in living organism.
और इन्हीं रिएक्शंस के वजह से टर्नओवर हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। अब ये जो बेटा रिएक्शंस चलते हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म चलता है, इनमें अलग अलग पाथवे आते हैं। क्या आते हैं? अलग अलग पाथवे, मतलब ये एक पाथवे चल रहा है, ठीक है। कई होते हैं जिसमें एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, जैसे एक ट्रैफिक नहीं होता रोड पे, रोड पे ट्रैफिक होता है ना, गाड़ियां एक के बाद लगी होती है। और कई बार बेटा, कई बार एक साइक्लिक मैनर में भी चलता है। किस मैनर में चलता है? साइक्लिक मैनर में। तो आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो दोनों तरह के पाथवे शो करता है। एक लीनियर पाथवे, एक कैसा? लीनियर, और दूसरा कैसा? साइक्लिक। ये एक के बाद एक बन गया। जैसे क्रेब्स साइकिल बेटा साइक्लिक है, साइकिल है ना, और ग्लाइकोलाइसिस एक सीधा 10 स्टेप रिएक्शन है। तो दोनों तरह की ही चीजें हमें चलती हैं। अब जो ये मेटाबॉलिज्म है बेटा, ये दो तरह के मेटाबॉलिक पाथवे से बनता है। एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है बेटा एनाबॉलिक, और एक पाथवे होता है बेटा कैटाबॉलिक। ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरा जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो दो तरह के पाथवे से बना हुआ है, दो तरह के पाथवे उसमें होते हैं। मतलब पूरा जब मेरे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उनमें से कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें नई चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, नई चीजें बन रही हैं, और कुछ मेरे ऐसे रिएक्शंस चल रहे होंगे जिसमें चीजें टूट रही हैं। गॉट इट? जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आपकी बॉडी में स्टार्च आया, स्टार्च आया और किस में टूटा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज आगे टूटा, उसने एनर्जी बनाई। तो ये एक टूटने वाला पाथवे हुआ। अब आपका लिवर उसी ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर, लिवर उसी ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर ग्लाइकोजन बना दे, तो इससे चीज फॉर्म हो रही है। तो मतलब हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। तो हमने उसी प्रकार से दो तरह के पाथवे बना दिए। एक जिनमें चीजें बनती है एनाबॉलिक पाथवे, जिसे आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव पाथवे, और ये जिसमें चीजें टूटती हैं इसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव पाथवे और डीजेनरेटिव पाथवे। ओके, इसमें क्या होता है बेटा? आपका जो एनाबॉलिक होता है, एनाबॉलिक में क्या होता है? आपकी चीजें बन रही हैं। सो हियर द न्यू बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, राइट? और इसमें क्या होता है बेटा? द बायोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, द बायोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दी मैंने, 10 स्टेप रिएक्शन होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और हमें एक और रिएक्शन चल रहा है जो मैंने कल भी आपको बेटा बताया था। एक रिएक्शन हमें चलता है, एसिटिक एसिड से क्या बनता है? कोलेस्टेरॉल बनता है। तो यहाँ पर चीज बन रही है। तो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव पाथवे, एंड एनाबॉलिक पाथवे को ही कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। एंड कैटाबॉलिक, कैटा मतलब काटना, ठीक है, कैटा को काटने से याद रखना, कैटा मतलब काटना, तो चीज को हम यहाँ पर काट रहे हैं। फाइन। तो ये थे बेटा आपके दो तरह के मेटाबॉलिक पाथवे। एंड याद रखना बेटा, जब भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, जब भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है, क्या चलता है? केमिकल रिएक्शन। तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एटीपी एनर्जी, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज इंजाइम। इंजाइम्स आर कैटालिस्ट। ये क्या होते हैं बेटा? कैटालिस्ट। ये किसी भी रिएक्शन को तेज करवा देते हैं, फास्ट करवा देते हैं। ठीक है, सो जब भी केमिकल रिएक्शन चलता है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक एटीपी जो कि एक एनर्जी करेंसी है, और दूसरा इंजाइम या कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपका जो रिएक्शन कम टाइम में जो होना था, अब वो एकदम से भागेगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ लिविंग स्टेट। नेक्स्ट इज अ लिविंग स्टेट। एक लाइन पढ़ी होगी आपने, बोल्ड करके लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। राइट, क्या मतलब है इस लाइन का? सबसे पहले स्टेडी स्टेट क्या होता है? व्हाट इज अ स्टेडी स्टेट? जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया, आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो जो भी बायोमोलिक्यूल बनते हैं या आते हैं, जो भी आप लेते हो, दे आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन।
हमेशा किस स्टेट में रहते हैं? स्टेडी स्टेट, मतलब द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फिक्स कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कहते हैं द बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज इन ब्लड इज प्रेजेंट इन दी 4.5 to 5 मिलीमोलर की कॉन्सेंट्रेशन। या अगर फास्टिंग वाला देखें तो कहते हैं तो 100 मिलीग्राम पर आपका 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, राइट? ऐसे कहते हैं ना, या 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो मोलर्स में, मिलीमोलर्स में इतना आता है, राइट बेटा? तो वैसे ही अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें तो कहते हैं हॉर्मोन्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है? तो ये हमेशा नैनोग्राम्स में होते हैं, वेरी फ्यू, ठीक है? नैनोग्राम आपको पता है सबसे छोटा होगा, तो नैनोग्राम्स में होते हैं। तो अगर इनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है, अगर बायोमोलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है या ज़्यादा होती है, या रिएक्शंस कभी कभी बीच में खराब हो जाते हैं, तो तब उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे बीमारियां होती हैं, ठीक है? सो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration can be the indicator of disease, इंडिकेटर ऑफ डिजीज। मान लो किसी को बेटा डायबिटीज है, उसका ब्लड शुगर बढ़ेगा, अगर मैंने चेक कराया और इससे उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, तो मतलब वो पर्सन डायबिटिक हो सकता है, ठीक है? तो अब हमने कहा लिविंग स्टेट, मतलब जैसे हम हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या पूरे कोई सेल या एनीथिंग, तो लिविंग स्टेट एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है ताकि वर्क हो सके। स्टेडी स्टेट मतलब एवरीथिंग इज इन अ कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, फाइन। नॉन इक्विलिब्रियम क्यों बोला है बेटा? फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है बेटा ये, ए कन्वर्ट हुआ बी में, बाद में बी भी किस में कन्वर्ट हो गया? ए में, ठीक है? हम ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट को हमारे बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, या हमारी लिविंग स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती? क्योंकि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में काम ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्च खाया, क्या खाया बेटा? ए इज स्टार्च। स्टार्च टूटा ग्लूकोज में अल्टीमेटली, ठीक है? इमेजिन करो तुम्हारे पेट में अगर तुम लिविंग स्टेट होते इक्विलिब्रियम वाली, तो तुम्हारा ग्लूकोज दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता ना, तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती नहीं? मिलती, ग्लूकोज टूटता ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी स्टेट कौन सी है? नॉन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नो वर्क इज डन। सो इफ इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम, तभी वो क्या कर सकती है? कोई वर्क कर सकती है। आई होप दैट बेटा आपको ये दैट मेक्स सेंस, आपको ये समझ में आई सारी बात, ठीक है? तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, मैंने आपको पूरा लाइन टू लाइन सब समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। तो क्या होते हैं एंजाइम? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर एंजाइम्स? तो चलो जानते हैं बेटा एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है? अब एंजाइम की अगर बात करें, हमने एक प्रोटीन पढ़ा था, याद है? पढ़ के आयो? नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा, मान लो नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, तुम सिर्फ बस ऐसे 2x पे देखते हो ट करके, है ना? नहीं, चलो बेटा, हमने वहां पर प्रोटीन किया था, प्रोटीन में हमने टर्शरी स्ट्रक्चर किया था, और वहां पे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई थी, एक मायोग्लोबिन और दूसरा एंजाइम। तो अगर एंजाइम की बात करें, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इनको? कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, because they increases the rate of reaction, right? सिंस ये हमारे अंदर होते हैं, लिविंग स्टेट में होते हैं, बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। सिंस ये लिविंग स्टेट में है, तो आगे एक टर्म भी लगा देते हैं, बायो कैटलिस्ट। क्या टर्म लगा देते हैं? बायो कैटलिस्ट। सो एंजाइम और बायो कैटलिस्ट वर्ड आ जाए, दोनों ही सेम है। तो ये बेटा कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं और ये किसके बने हैं? यूजुअली ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन होते हैं आरएनएस। कुछ ऐसे आरएनए होते हैं बेटा जिनको हम राइबोजाइम के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम्पल राइबोन्यूक्लियस पी या टीलोमरेज। ये कुछ ऐसे आरएनए हैं, आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, और जैसे एंजाइम के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं, वैसे ही आपके कुछ आरएनए भी कर सकते हैं। सो वी ऑलवेज से दैट ऑलमोस्ट all enzymes
are made up of are made up of proteins except ribozymes. Example, ribonuclease P, टीलोमरेज. टीलोमरेज क्या करता है बेटा? टीलोमियर एंड्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो ये जो होते हैं, व्हाट आर दीज आर आरएनए दैट हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी. क्या है ये? आरएनए दैट हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ओके, चलो आगे देखते हैं. अब मैंने कहा कि ये प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर. सो दे एग्जिबिट, enzymes exhibit tertiary structure of protein. And what was the tertiary structure? कैसा था tertiary structure? मैम ने क्या बताया था? एक जैसे ऊन का गोला होता है ना, वुल का गोला, बिल्कुल वैसे. तो बेटा ये इस तरह से रैप्ड होता है ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीच में इनके एक डिप्रेशन बन जाती है. इस डिप्रेशन को लाइक दिस, इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव साइट. और एक्टिव साइट पे क्या बाइंड होता है? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट बाइंड से ना. व्हाट इज द सबस्ट्रेट? ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे. ठीक है, चलो. अब बेटा कुछ कैटलिस्ट तो आप उसमें भी पढ़ते हो ना, कहाँ पर? केमिस्ट्री में. उनमें और इनमें क्या फर्क है? चलो देखें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज यू स्टडी इन केमिस्ट्री एंड हियर? क्या फर्क है इन दोनों में? लेट्स सी. ओके, लेट्स मेक अ टेबल. टेबल की फॉर्म में करेंगे बच्चे. ओके, ऑलराइट. तो वी हैव बेटा एक एंजाइम्स, एक तरफ हमारे पास है एंजाइम्स और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट. सबसे पहले बस ऐसे याद रखना, ये केमिस्ट्री वाले हैं, ये बायो वाले हैं. ठीक है, तो ये जो हैं आपके एंजाइम्स विच आर बायोकैटलिस्ट, ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर काम करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ये कहाँ काम करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यस. अगर मैं बात करूं बेटा ये आपके एंजाइम्स की, तो एंजाइम कहाँ काम करता है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. वेयर एज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहाँ काम करेंगे? ऑब्वियसली दूसरा ऑपोजिट का क्या होगा? नॉन लिविंग. फाइन. अगर हम एंजाइम की बात करें, ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एज कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास एक एंजाइम है एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, वो स्टार्च को ही तोड़ेगा, वो सुक्रोज को नहीं तोड़ेगा. तो ये स्पेसिफिसिटी हुई कि दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन एंड दे आर नॉन स्पेसिफिक. हाउ आर दे नॉन स्पेसिफिक बच्चा? जैसे अगर मैं बात करूं, आपके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है. क्या है ये बेटा? प्रोटीन है. ये क्या होते हैं? ये कुछ आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं. तो एक मेटल आयन जैसे पैलेडियम, ठीक है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है, बट ये ऑर्गेनिक है और बहुत स्पेसिफिक है. दूसरा, दे डीनेचर एट हाई टेम्परेचर. दे डीनेचर एट हाई टेम्परेचर. मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा बेटा, तो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं टूट जाएगा? किया था ना डीनेचरेशन हमने तब प्रोटीन में. तो अगर हाई टेम्परेचर पे इनको रखोगे तो बॉन्ड्स टूट जाएंगे प्रोटीन के, और वो अपना 3D स्ट्रक्चर लॉस कर देगा. तो हम कहते हैं ना कि 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो 3D स्ट्रक्चर होता है. अगर ये लॉस हो गया तो उसकी फंक्शन प्रॉपर्टी चली जाएगी. और ये दे आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. But there is always some exceptions. As you know, biology is a field of exceptions.
तो कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। तो एक एक्सेप्शन करते हैं हम, एक्सेप्ट थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज बेटा कहाँ पर मिलते हैं? ये हॉट वेंट्स में मिलते हैं, स्प्रिंग्स में मिलते हैं, या वॉल्केनोस के पास मिलते हैं। दे कैन एक्चुअली लाइक ये बहुत हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। इनफैक्ट ये माना जाता है जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हमारे पास आए थे ना, वो भी इनके जैसे ही थे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की तरह, तभी वो वॉल्केनोस के पास सरवाइव कर पाए। सो इनके जो एंजाइम्स हैं दे आर हाईली स्टेबल और वो हाई टेम्परेचर पे आराम से एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके डिफरेंस है एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। चलो अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। हम दो तरह के केमिकल रिएक्शन सुनते हैं हमारे जीवन में, एक इनऑर्गेनिक जो बहुत सारे करते हो तुम केमिस्ट्री में, और एक ऑर्गेनिक जो मैं आपको करवाती हूँ, या ऑर्गेनिक और भी केमिस्ट्री में भी करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक होते हैं। तो इंजाइम्स वाले जितने रिएक्शंस होंगे वो कौन से होंगे? ऑर्गेनिक। या कह लो इंजाइम कैटलाइज द ऑर्गेनिक रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर व्हाट आर वी डीलिंग विद? वी आर डीलिंग विद कार्बन। हर चीज कार्बन की बनी है, बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेटा केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, कि इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक। अब बेटा जो केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने कहा कि इंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन? इसको समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना है, एक सबस्ट्रेट, एक प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? चलो आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। इफ यू कैन सी दिस, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स। इफ यू कैन सी दिस बेटा, ये आपका एक एंजाइम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। एमाइलेज है जो बेटा इधर, उसमें जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सबस्ट्रेट है, विच इज एमाइलोज ऑफ स्टार्च। एमाइलेज कहाँ होता है? सलाइवरी एमाइलेज, वो कन्वर्ट करता है आपके स्टार्च को ग्लूकोज में, तो उसमें एक एमाइलोज होता है। तो जो ये एंजाइम है एमाइलेज, जो ये एंजाइम है एमाइलेज, इट हैज द एक्टिव साइट दिस वन जो भी हम बात कर रहे थे, जिससे क्या बाइंड करता है? सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कौन हुआ बेटा? सबस्ट्रेट हुआ एमाइलोज और स्टार्च, एंड दिस एमाइलोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह होता है बेटा आपका एंजाइम। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इफ यू कैन सी हियर, राइट। ये 3D स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं आगे रिबन जैसे, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, क्योंकि ये प्रोटीन है देखो, तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर हुआ। ऑलराइट, ओके, मूविंग बैक टू दी हमारी दुनिया। चलो, तो बेटा होता क्या है जो आपका इंजाइम है? अब मैंने कहा इंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल दी स्टार्च वाली, दैट इज ग्लूकोज। कितना प्रोडक्ट बना पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कभी कभी वेलोसिटी भी बोल देते हैं, अगर हमें रिएक्शन का डायरेक्शन पता हो। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज स्पेसिफाइड, हम इसको क्या टर्म यूज कर देते हैं? वेलोसिटी। तभी आपने एक टर्म सुना होगा वी मैक्स, तो वो वेलोसिटी होती है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक जनरल सा थंब रूल होता है, एक थंब रूल होता है, देयर इज अ थंब रूल, कि हाउ टेम्परेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम कहते हैं कि आपका जो रिएक्शन है वो या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो जाएगा अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं इन ईदर साइड। पहले इसको ध्यान से सुनो। द रेट ऑफ रिएक्शन either gets doubled or half in change of 10 degree Celsius temperature in each direction। मतलब अगर मैं 10 डिग्री, एक टेम्परेचर है मान लो, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे तुम्हारी बॉडी का 36 डिग्री, अगर मैं उससे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ
ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। इसको मान के नहीं चलना है, ऐसा नहीं होता है हमें। चलो हमारी छोड़ो, कुछ और ले लेते हैं। अब हमारे पास टेम्परेचर x है बेटा, ठीक है, टेम्परेचर x है। अगर मैं इससे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर देती हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ये कहता है थंब रूल। तो इससे क्या पता लगता है हमें, जो टेम्परेचर है इट प्लेज अ वाइटल रोल, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर इंजाइमेटिक रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शंस और द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरी बात, अगर इंजाइम ना हो तो इन केमिकल रिएक्शंस का क्या होगा? अगर इंजाइम ना हो तो इन केमिकल रिएक्शंस का क्या होगा? अब बेटा हमने कहा ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। तो इंजाइम्स दे इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका प्रूफ क्या है, कैसे? देखो, हमारे पास CO2 होता है जो हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किया था। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है, यस और नो? आपने ये बात बेटा सबने सुनी है कि आपका जो CO2 और वाटर जब रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है, कौन आता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड। अगर मैं इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती हूँ, अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है, मतलब अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, तो मेरे 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने? 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। अगर मैं एंजाइम नहीं यूज करती, अगर ये बिना एंजाइम के होता है तो क्या होगा? तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में। तो देखो, ये एक जीता जागता प्रूफ है कि कैसे एक एंजाइम की प्रेजेंस में आपका रिएक्शन इतना ज्यादा इनहेंस हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, ये हुई एक बात। अब बेटा आपके जो एंजाइम्स हैं वो इतना बड़ा रिएक्शन कर कैसे लेते हैं? ऐसे कैसे कर लेते हैं भाई? आपके जो एंजाइम्स हैं इतना बड़ा रिएक्शन कैसे कर लेते हैं? उसको जानने के लिए हमें एक चीज पढ़नी होगी कि एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट इन डिटेल। देखो बच्चा, हमारे पास एक एंजाइम होता है, क्या होता है? एक एंजाइम। इस एंजाइम में ये है एक्टिव साइट। क्या है बेटा? ये एक्टिव साइट। दिस इज द एक्टिव साइट, ओके, दिस एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइट। अब बेटा इधर से आएगा सबस्ट्रेट। क्या आएगा? सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की शेप ऐसी होगी कि वो एक्टिव साइट पे फिट हो जाए। क्या हो जाए? एक्टिव साइट पे फिट हो जाए। तो ये था आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पर आया आपका एंजाइम और यहां पर उसके साथ कौन लगेगा आकर बेटा? सबस्ट्रेट लगेगा। तो ये ब्लू में मैंने जो बनाया है ये क्या है? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब दोनों जुड़ेंगे, ये इसकी एक्टिव साइट पे लगेगा। ये कौन सी साइट है बेटा? एक्टिव साइट। ये जब दोनों जुड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो चलो इसे बना देते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका हुआ एंजाइम, द वन इन द ऑरेंज। अब इसके साथ क्या लगाएंगे हम? इसके साथ बेटा हम लगाएंगे आपका सबस्ट्रेट। ये लगा दिया हमने। तो यहाँ पे बेटा जो बना इसे हम कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स। क्या, किस नाम से कहलाता है ये? ES कॉम्प्लेक्स या फिर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में E लिख देते हैं इसके लिए S लिख देते हैं। तो जो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका बनना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। मान लो बेटा ये सुक्रोज है। क्या है ये? सुक्रोज। इंजाइम है सुक्रेज। तो ये इंजाइम का और सुक्रोज का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो स्टेट होती है बेटा ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इट्स अ हाईली अनस्टेबल स्टेट। ये अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि यही स्टेज है बेटा जहां पर आपके बॉन्ड्स टूटने हैं तो टूटेंगे, बनने हैं तो बनेंगे।
तो अब यहाँ पर बेटा क्या हुआ, यहाँ पर अब मान लो इसके बॉन्ड्स टूटे, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एंजाइम, ये एंजाइम था, ठीक है। अब एंजाइम में, अब मैंने कहा ये सुक्रोज है, क्या है ये, सुक्रोज है। अब सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो मान लो एक पोर्शन इसका ये टूट गया और एक ये टूट गया, ठीक है, ये दो में इसके बॉन्ड टूट गए। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, एंजाइम। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसे हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम क्या करेगा बेटा, एंजाइम दोबारा साइकिल में यूज हो जाएगा और अपना प्रोडक्ट रिलीज कर देगा, अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। तो इससे बेटा आपको क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जिसको एंजाइम की जरूरत है, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है, क्योंकि ये बनेगा तभी बॉन्ड टूटेंगे जुड़ेंगे। दूसरा, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग जरूरी है, उसकी शेप थोड़ी मिलती जुलती होनी चाहिए, फाइन। तीसरा, जो एंजाइम है वो अगले रिएक्शन में दोबारा यूज हो जाता है, एंजाइम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। सो एक बात याद रखना, एंजाइम इज नेवर used up in a reaction. It again enters into new cycle. मतलब ये नया सबस्ट्रेट ढूंढ लेगा, ओके। तो ये रीयूजेबल है, दोबारा दोबारा यूज होता जाता है, ठीक है। चलो अब जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको दोबारा से देखें, उसको दोबारा से देखते हैं। ऑलराइट, तो ये बेटा हमने स्ट्रक्चर किया था, ये हमने स्ट्रक्चर किया था, ओके। लेट्स जस्ट दिस आउट और इन, ओके। तो ये बेटा आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है। इसमें जो हमने ये ग्रीन ग्रीन वाला देखा था, लेट्स मूव दिस, हमने जो ग्रीन ग्रीन देखा था ये क्या था, सबस्ट्रेट, जैसे मैंने आपको सुक्रोज बताया, ठीक है। ये पूरा एंजाइम हुआ, बाद में ये टूटेगा तो ये प्रोडक्ट बना देगा। चलो, तो अब बेटा देखते हैं ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है इसमें एक्चुअल में क्या होता है, क्या ऐसी चीज है, एंजाइम क्या चेंज करता है, एंजाइम क्या चेंज करता है ये रिएक्शन में, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। चलें आगे, चलो चलिए बेटा हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी का नाम होता है बेटा एक्टिवेशन। क्या नाम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, it is the energy is the energy required to start a chemical reaction, start a chemical reaction। तो बेटा ये वो एनर्जी है जो हमें चाहिए अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागे हुए हैं तो उनको पास लाना होता है। तो ये एंजाइम यही करता है, ये इस बैरियर को कम कर देता है, राइट। तो व्हाट डज एंजाइम डू, एंजाइम lowers the barrier of activation। मान लो एक दीवार है, उस दीवार से तुम्हें कूद कर दूसरी तरफ जाना है, अगर वो दीवार बहुत ऊंची है आप नहीं कूद पाओगे। इमेजिन मैं एक एंजाइम की तरह काम कर रही हूँ, कैटलिस्ट की तरह, तो मैं उस दीवार को आधा तोड़ दूंगी। अब आप जंप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मतलब एक सबस्ट्रेट दूसरी तरफ चला गया, मतलब प्रोडक्ट में चेंज। तो बेटा यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। अगर वो एक्टिवेशन जो एनर्जी का बैरियर है अगर वो क्रॉस कर लेता है तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो हमने देखा कैसे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में कन्वर्जन होती है, तो हमने इसको ग्राफिकली फॉर्म में देखा। किस फॉर्म में देखा बेटा, ग्राफ की फॉर्म। चलो एक ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर, लेट्स ड्रॉ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर क्या है, इधर है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अगर मेरे पास बेटा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, लाइक दिस।
ओके, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या हुआ मेरा सबस्ट्रेट और इधर प्रोडक्ट बन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर देखूं, ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर हुआ, क्योंकि इस तरफ तो हम एनर्जी लगा रहे हैं। तो ये रिएक्शन तब हुआ बेटा जब हमने इंजाइम यूज नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कितना ज्यादा, कितनी ज्यादा एनर्जी। पर जब मैंने अपना इंजाइम यूज किया तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम बना, ठीक है। तो मतलब इंजाइम इसमें क्या कर रहा है, अगर मैं बोलूं ये जो ग्रीन वाला रिएक्शन है ये कौन सा हो रहा है, दिस इज द वन विदाउट एंजाइम, ये एंजाइम इसमें नहीं है। और जो दूसरा हो रहा है द वन इन द ब्लू, ये कब है, जब एंजाइम प्रेजेंट है, ओके। और बीच में कौन सी स्टेज बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, आपको भी पता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, अनस्टेबल होती है, बताया ना। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो एक इसका बैरियर है और एक इसका बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का। किसका कम है बैरियर, जब हमने एंजाइम यूज किया। तो एंजाइम यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, जब हमने ग्राफ देखा बनाकर कि हमने मतलब हमने दो रिएक्शन करवाए जिसमें सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम है, मतलब सबस्ट्रेट सेम यूज किया, प्रोडक्ट सेम बनेगा। एक रिएक्शन किया हमने जब आपने एंजाइम को यूज किया, एक जब आपने एंजाइम को यूज नहीं किया। और जब आपने ग्राफिकली इसको देखा, यू एक्चुअली ऑब्जर्व कि यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए और यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो इससे कंक्लूड किया कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम करता है कौन, आपका एंजाइम, राइट। तो बेटा अब जैसे ये जो आपका सबस्ट्रेट है इस रिएक्शन में, अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन हाई एनर्जी लेवल पे, सबस्ट्रेट। तो मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्सोथर्मिक। मतलब जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी, तो दैट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कब होता है एक्सोथर्मिक, व्हेन सबस्ट्रेट इज एट हाई एनर्जी लेवल, ओके, देन प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक फिर कब होगा बेटा, एंडोथर्मिक कब होगा, व्हेन प्रोडक्ट इज एट हाई एनर्जी, देन ओके। तो याद रखना जो इसमें डिपिक्ट किया है, जो इसमें दिखाया गया है वो कौन सा है बेटा, वो है जब आपका जो सबस्ट्रेट है हाई एनर्जी लेवल पर है। ऑलराइट बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले मैं आपको सारे फैक्टर्स लिखवा देती हूँ ताकि अगर, क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है तो मुझे क्रैक कर पहला है बेटा, ऑलराइट, पहला है बेटा टेम्परेचर, दूसरा है बेटा पीएच, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड है बेटा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ है बेटा इनहिबिटर, फिफ्थ है बेटा प्रोडक्ट कौन, ठीक है। पहला टेम्परेचर, दूसरा कितने हाइड्रोजन आयंस है, पीएच क्या है, तीसरा कितना सबस्ट्रेट है, फोर्थ इनहिबिटर्स वो भी बताऊंगी क्या होते हैं, एंड फिफ्थ कितना प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट कैसे काम कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं या इफेक्ट करते हैं। इस पे स्टार लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है। पहला बेटा जो हम फैक्टर करेंगे दैट्स अ टेम्परेचर। पहला क्या है बेटा, टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। क्यों, एंजाइम एक प्रोटीन का बना है और जब भी प्रोटीन को ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो प्रोटीन डी नेचर हो जाता है, याद है, बताया था ना। सो जो आपका एक एंजाइम होता है ना बेटा, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। अगर आप उससे कम दोगे तो भी वो काम नहीं करेगा, अगर आप उस टेम्परेचर से ज़्यादा दोगे तो भी वो काम नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। तो एंजाइम इस पे बेस्ट काम करते हैं। अगर हमें थोड़ा सा फीवर होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, हमारा पेट बड़ा जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते। अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमारा और डाइजेशन खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तब भी हमारी बॉडी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे आपके एंजाइम्स काम नहीं करते।
राइट, तभी हम बहुत फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टेम्परेचर प्लेज अ वाइटल रोल, तो टेम्परेचर पैरा फैक्टर है बेटा। तो टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच enzyme shows its maximum activity, सबसे ज्यादा काम शो करता है मैक्सिमम एक्टिव। ठीक है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से, मान लो मेरे पास ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर मैं इससे टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो मेरा प्रोटीन स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, जिससे जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा। अगर मैं इससे टेम्परेचर कम करती हूँ तो मेरा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। तभी हम खाना फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो एंजाइम्स, अगर बैक्टीरिया उसमें लगा हुआ है तो उसके बहुत सारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, बैक्टीरिया काम नहीं करेगा और आपका फूड खराब नहीं करेगा। तो अगर बेटा इसको ग्राफिकली देखें तो इसका कैसा ग्राफ बनता है? यहाँ पर ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर बेटा ये एंजाइम एक्टिविटी है इस एक्सिस, और इधर है टेम्परेचर, अगर आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पर इस टेम्परेचर पे इसकी जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है, तो मतलब दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम काम शो किया, तो 2 इज इट्स दी मैक्सिमम, और जहाँ पर ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है या इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा पीएच की। लेट्स टॉक अबाउट पीएच। पीएच और टेम्परेचर का मोर और लेस सेम ही होता है। पीएच भी एक ऑप्टिमम पीएच होती है बेटा, जहां पर वो मैक्सिमम काम शो करता है। ऑप्टिमम पी, जहां पर वो क्या शो करता है बेटा? मैक्सिमम काम शो करता है। तो अगर इससे भी आप ऊपर नीचे करते हो तो वो काम नहीं करेगा। जैसे स्टमक के जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उनके लिए एक अप्रोप्रिएट पीएच है, वही जब इंटेस्टाइन में आकर अल्कलाइन कंडीशन में आते हैं तो वो वहां पर इनएक्टिव हो जाते हैं। तो पीएच के लिए भी हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे एंजाइम मैक्सिमम वर्क शो करता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी मोर और लेस सेम बनता है, इधर पीएच और इधर एंजाइम एक्टिविटी। आई होप बेटा आपको ये दो आराम से समझ में आ गए होंगे। यस, तो देर इज ऑलवेज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच जहाँ पे वो मैक्सिमम अपना फंक्शन शो करता है। नेक्स्ट है बेटा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे हम। ओके, लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ओके, तो बेटा ये जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये हम किसके बीच में कर रहे हैं? एक तरफ है बेटा रिएक्शन की वेलोसिटी, मतलब वो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह लो जैसे हमने किया था ना, अगर हमें रिएक्शन का डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो हम कहते हैं उसे वेलोसिटी। तो हमने एक एक्सिस पे यहाँ पर क्या लिया है? इधर, इधर बेटा हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ली है, इधर हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर आधा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, तो मैं इस सिचुएशन को बोल दूंगी वी मैक्स, इसको बोल दूंगी वी मैक्स बाय 2। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रही है और इधर क्या है बेटा? आधा हो रहा है। अब इमेजिन करो मेरे पास कितने एंजाइम है? मेरे पास मान लो 1 2 4 5 6 एंजाइम है, सब एंजाइम है। ठीक है, अब बेटा मुझे देखना था इसका रिलेशन सबस्ट्रेट के साथ। मैंने सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू किया, ने सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू किया, 1 2 3, मतलब जैसे ही मैंने सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू किया मेरा रिएक्शन शुरू होगा, हुआ। तो यहाँ पर जब मेरा रिएक्शन पहुंचा मतलब वी मैक्स बाय 2 अचीव होगी, मतलब टोटल में से 3 इंजाइम क्या हो गए बेटा?
ये अपने सबस्ट्रेट के साथ कॉन्जुगेट हो गई, या कह लो इधर जो आपके इंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ लग गए, ठीक है, कॉन्जुगेट से बेटर वर्ड है, यहाँ पर वो लग गए, ठीक है। अब जब मैंने और एंजाइम पे सबस्ट्रेट लगाना शुरू किया तो मेरा रिएक्शन और आगे बढ़ा और अल्टीमेटली ऐसे स्टेशनरी ग्राफ आया। अब स्टेशनरी क्यों आया बेटा? क्योंकि ये वो पोजीशन है, मैं यहाँ पर पहुंच गई तो मेरा ये स्ट्रेट लाइन आ गया ऐसे, ठीक है। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मेरे सारे एंजाइम सैचुरेटेड हैं सबस्ट्रेट से। मैं कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लूँ, मैं कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लूँ, मेरा रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मेरे पास और एंजाइम ही नहीं है। ओके, so when you increase the substrate concentration, when you increase the substrate concentration, the velocity of a reaction in, right? क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, प्रोडक्ट कन्वर्ट होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कोई हमारे पास एंजाइम ही नहीं रहा, हमारे पास कोई एंजाइम ही नहीं रहा कि वो सबस्ट्रेट उसके साथ लग पाए। फाइन, तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है ऑन इंक्रीजिंग substrate concentration, the velocity of a reaction increases. At Vmax मतलब यहाँ पर no more enzyme is left, or the enzymes are saturated. तो ग्राफ क्या आ जाता है? क्या आ जाता है बेटा? यहाँ पर स्टेशनरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर आप अच्छे से देखोगे, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपका Vmax अचीव हो रहा है। तो जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे सबस्ट्रेट चल रहा है ना, मान लो यहाँ पर आधा रिएक्शन हुआ, मान लो 3 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि हम ये ऐसे ही मान के चल रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर जहाँ जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आपका आधा रिएक्शन हो गया है, आप उसे बोलते हो Km। क्या बोलते हो? Km। एंड Km इज Michaelis कांस्टेंट। What is it? Michaelis constant. So what is Michaelis constant? It is that substrate concentration. ये वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है जिस पे Vmax/2 अचीव हो रहा है या आधा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज Michaelis constant बच्चा लोग? इट इज that substrate concentration where Vmax/2 is achieved. आई होप बेटा आपको इसका रिलेशन पता चल गया होगा कि कैसे इंजाइम की एक्टिविटी को सबस्ट्रेट भी कर सकता है। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब ये पूरे हो गए, फुल हो गए जब इंजाइम, तो वो स्टेशनरी हो जाएगा। और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन आधा हो रहा है, आप उसे माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा एक और फैक्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करता है। कौन सा है? अगला हमने कौन सा किया? इनहिबिटर। So let's talk about inhibitors. इनहिबिटर्स बेटा वो दुश्मन है इंजाइम्स के, या कह लो सबस्ट्रेट के, जो मान लो इंजाइम है एक लड़की, और सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है 2 लड़के, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि उस लड़की के साथ शादी करें। अब दोनों में तो कंपटीशन चल रहा है। तो होता क्या है, हमारे इंजाइम बाबा के साथ कौन कौन लगना चाहता है? सबस्ट्रेट भी लगना चाहता है और इनहिबिटर भी। पर जब सबस्ट्रेट लगेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, पर जब इनहिबिटर लगेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मतलब अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो क्या Vmax या जैसी कोई चीज होगी? क्या वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। तो इनहिबिटर वही होते हैं जो आपके Vmax को गिराते हैं। सो व्हाट आर इनहिबिटर्स? दीज आर substances that reduces or diminish मतलब खत्म करना या कम करना Vmax of the reaction, ठीक है। ये जो इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल
एक इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है? आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से क्या याद आता है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से क्या याद आता है? देखो, आपका जो रिवर्सिबल है मतलब चीज दोबारा वापस आ जाना, क्या आना बेटा? चीज दोबारा वापस आ जाना। रिवर्सिबल से मतलब है कि अगर इंजाइम के साथ इनहिबिटर लगता है तो वो टेम्पररी लगता है, वो वापस आ जाएगा, परमानेंट नहीं लगता क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एक बार पकड़ लें वो इंजाइम को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? दे फॉर्म्स लूज बॉन्ड विद enzyme. Okay, they form tight bond. They form with okay. अब जो ये इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, अब आपके जो इनहिबिटर्स हैं, ये इनहिबिटर्स आपके, इनकी जो शेप होती है या जो इनके ग्रुप्स लगे होते हैं वो कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट से मैच कर रहे होते हैं, तभी ये किसके साथ लग पाते हैं, तभी ये सबस्ट्रेट की जगह पर इंजाइम के ऊपर लग सकते हैं। तो इनहिबिटर्स either have same shape or functional group like that of what, like that of substrate। अब बेटा जो आपके इनहिबिटर्स है वो कहाँ पर लगते हैं? मान लो ये मेरे पास एंजाइम है, क्या है? एंजाइम, दिस इज वन एंजाइम। जिस साइट पर सबस्ट्रेट लगता है उस साइट को हम क्या कहते हैं? द साइट present on the enzyme on which the substrate binds, you call it as active site। क्या बोलते हैं हम इसको? active। what is this? This is the active। whereas the site other than the active site present on the enzyme is allosteric site। तो आपके एंजाइम के पास दो साइट होती हैं, एक एलोस्टेरिक साइट, एक एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे कौन लगता है बेटा? सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंड इनहिबिटर भी बाइंड करता है। वेयर एज एलोस्टेरिक साइट पे कौन बाइंड करता है? इनहिबिटर। So your inhibitor can bind to both the side. It can either bind to the allosteric side or it can bind to the active। ओके, तो अब बेटा यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि इंजाइम आपके जो आपका इंजाइम है, आपका इंजाइम इनहिबिट हो रहा है, इनहिबिटर्स कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की इनहिबिशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ पहली आपकी इनहिबिशन है कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पेटिटिव इनहिबिशन क्या होती है बेटा? एक कंपटीशन चल रहा है किसके बीच में? इंजाइम के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में। देयर इज अ कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन द इंजाइम एंड द सॉरी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर। ठीक है, एक कंपटीशन चल रहा है किसके बीच में? इनहिबिटर के बीच में और आपके सबस्ट्रेट के बीच में। इमेजिन अ सिचुएशन कि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं और दोनों ही एक ही साइड पे लगते हैं, कहाँ पर? एक्टिव साइड। ठीक है, तो हमने कहा ना इनहिबिटर एक्टिव साइड पे भी लग सकता है और एलोस्टेरिक साइड पे भी। तो यहाँ पर इसीलिए कंपटीशन चला बिकॉज बोथ आर बाइंडिंग टू, द इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइड। इनहिबिटर बेटा कहाँ बाइंड करता है? इसमें एक्टिव साइड। ठीक है, इनहिबिटर इज बाइंडिंग टू द एक्टिव साइड। अब बेटा होता क्या है यहाँ पर? देर इज अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन बिटवीन इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट। जिसकी आर्मी ज्यादा होगी, जिसकी आर्मी ज्यादा होगी वो दूसरे को धक्का देकर वहां पर बैठ जाए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो आप अच्छे से, हम एक ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ बनाया था ना हमने एक, कि किस तरह से आपका कि किस तरह से आपका सबस्ट्रेट और वी मैक्स का रिलेशन है। तो चलो यहाँ देखते हैं। अगर यहाँ पर मेरी वेलोसिटी है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आयन कॉन्सेंट्रेशन,
इन अ नॉर्मल कंडीशन आपका क्या ग्राफ रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। इधर वी मैक्स है, इधर वी मैक्स बाय 2 है, ये हो गया बेटा के एम, ये हो गया के एम, ठीक है। पर अब बेटा ये रिएक्शन कब हो रहा था, ये जब आपका कोई इनहिबिटर नहीं था, नॉर्मल कंडीशन। क्या था बेटा यहाँ पर, नॉर्मल कंडीशन। तो दिस इज विदाउट इनहिबिटर, इसका मतलब होता है विदाउट भी और वाइफ ऑफ भी, ठीक है। तो ये विदाउट है मेरा, आज से तुम समझ लो, ये जब कोई इनहिबिटर नहीं था। पर बेटा जैसे ही इनहिबिटर आया, ठीक है, इनहिबिटर और एंजाइम बड़े ऐसे आराम से जोड़ के रह सकते हैं, बट सबस्ट्रेट ने देखा अरे यार ये तो रह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी आर्मी बढ़ा लेता हूँ ताकि मैं इनहिबिटर को धक्का मार सकूं। तो जैसे ही सबस्ट्रेट ने अपनी आर्मी बढ़ाई, जैसे ही सबस्ट्रेट ने अपनी आर्मी बढ़ाई, तो रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हुआ और वी मैक्स अचीव हो गया। बट शर्त क्या थी कि वी अपने जो वी मैक्स तभी अचीव होगा जब हम किसकी आर्मी बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की आर्मी बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की आर्मी बढ़ाई, हमारा वी मैक्स तो अचीव हो गया, क्या हो गया, अचीव। पर इस चक्कर में हमारा के एम की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ेगी ना के एम, देखो, यस सुनो। क्यों, क्योंकि अगर पहले कम सबस्ट्रेट में नॉर्मल रिएक्शन चल रहा था, पर अब इनहिबिटर आ गया तो हमें आर्मी बढ़ानी पड़ी, तो अब बेटा ज्यादा सबस्ट्रेट पे आधा रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि जब हमने जब इनहिबिटर आया तो हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होगी, तभी हमारा क्या अचीव होगा, वी मैक्स अचीव होगा। सो इन दिस कंडीशन व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बेटा, इसमें आपका जो के एम है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें से क्वेश्चन आता है, इस पर स्टार लगा लेना। वेयर एज जो आपका वी मैक्स है वो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना, वो तो सेम है, वो तो अचीव हो गया, ठीक है। वेयर एज जो आपका के एम है वो इंक्रीज। ये किस कंडीशन में होता है, इसका पहला एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। हमारे पास एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, इसका एक सबस्ट्रेट होता है विच इज सक्सिनिक एसिड। ये नॉर्मल खुशहाल जीवन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनहिबिटर कौन आता है, इनहिबिटर कौन आता है, मैलोनेट या ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। तो अगर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर आ गया, अब उसको क्या करना होगा, रिएक्शन को वीमैक्स बढ़ाने के लिए उसको सक्सेनिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल हुआ। चलो अब दूसरा करते हैं। दूसरा बेटा एग्जाम्पल है मीथेनॉल पॉइजनिंग। मीथेनॉल भी एक अल्कोहल है, इथेनॉल भी एक अल्कोहल है, पर हम पीते कौन सी हैं, मतलब जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, दैट इज इथेनॉल। We are not supposed to drink methanol because methanol is more poisonous. मीथेनॉल जब हमारे अंदर जाता है, जब हमारे अंदर मीथेनॉल जाता है तो लिवर उसे फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारा जब अल्कोहल दैट इज इथेनॉल जाता है तो लिवर उसको एसिटेल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, जो नुकसान तो देता है बट फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में इतना नहीं देता। फॉर्मेल्डिहाइड हमारी बॉडी में हमें जब अगर बन जाए तो अंधा भी कर सकता है। तो अगर किसी ने गलती से मीथेनॉल पी लिया, अगर किसी ने गलती से क्या पी लिया, मीथेनॉल, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर हम इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम कौन सा है बेटा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज दोनों का ही कन्वर्जन करता है लिवर में। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स methanol into formaldehyde and ethanol into acetaldehyde। तो अगर मैं इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी तो मेरा मीथेनॉल लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो उससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा और हमारी जान बच सकती। तीसरी एग्जाम्पल है बेटा सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स, ये सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, ये कुछ ड्रग्स होते हैं विच आर यूज टू किल बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, सेम मेथड
जिससे आप क्या कर सको, ऐसे इंजाइम्स को इनहिबिट कर दो जो एक एसेंशियल चीज बना रहे हैं बैक्टीरिया के लिए। जैसे बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, फॉलिक एसिड। क्या बनता है बेटा, फॉलिक एसिड। ओके, और ये जो फॉलिक एसिड बनता है बैक्टीरिया में, ये किससे बनता है, पाबा से बनता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो बेटा ये क्या हुआ, ये हुआ उसका सबस्ट्रेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कोई इंजाइम मान लो ई है जो इसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, फॉलिक एसिड में। एंड फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अगर मैंने सल्फा ड्रग ऐड कर दिया विच इज एक्टिंग एज इनहिबिटर हियर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, तो इन दोनों में कंपटीशन चलेगा, पर कॉन्सेंट्रेशन मैंने सल्फा की ज्यादा बढ़ाई, तो कौन जीता, सल्फा जीता, और फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी और बैक्टीरिया मर जाए। ठीक है, सो ऐसे 3 एप्लीकेशन है बेटा आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। चलो अब हम करते हैं बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव। हाउ, कॉम्पिटिटिव में दोनों का एक कंपटीशन चल रहा था, और लड़ाई किसके लिए थी, एक्टिव साइट के लिए। यही किया ना हमने, देखो कहाँ पर बाइंड कर रहे हैं, इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट। इसमें कंपटीशन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट। इनहिबिटर बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट, और जब वो बेटा उसकी एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके लगेगा तो उसकी एक्टिव साइट खराब कर देगा। ठीक है, अगर ये इंजाइम है, ठीक है, अब ये इंजाइम का जो इनहिबिटर है, ये एलोस्टेरिक साइट है, ये इंजाइम का ये एलोस्टेरिक साइट है, इस पे जाकर लग गया बेटा इनहिबिटर। ठीक है, या तो वो सीधा इंजाइम को भी इनहिबिट कर सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लग भी गया एक्टिव साइट पे, अगर इंजाइम के साथ यहाँ पर सबस्ट्रेट लग भी गया एक्टिव साइट पे, तो भी इनहिबिटर लगेगा और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है, तो वी से दैट दिस इनहिबिटर कैन ईदर बाइंड टू इंजाइम एंड फॉर्म EI complex, okay, or it can also bind to ES complex and form EI. Is that clear? वो सिर्फ इंजाइम को भी बाइंड कर सकता है, वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को भी बाइंड कर सकता है और दोनों को इनहिबिट कर सकता है। तो इस केस में बेटा ग्राफ कैसा जाता है आपका, इस केस में ग्राफ कैसा जाता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ओके, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले तो नॉर्मल बात करेंगे जब आपका कोई इनहिबिटर नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होगा आपका Vmax, मान लो ये Vmax है, और लेके चलो ये आपका इधर Vmax है, ये Vmax/2 है। ओके, और ये आपका हो गया Km हो गया। अब बेटा जब वो बाइंड ही एलोस्टेरिक साइट पे कर गया, यहाँ पर मैं कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लूं, क्या उससे फर्क पड़ेगा, कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लो, आपका Vmax अचीव नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा हो, कैसा होगा, ऐसा। तो अगर सबस्ट्रेट से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो Km पे कुछ फर्क पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में Vmax हमेशा डिक्रीज होती है और Km रिमेन्स अनचेंज, Km को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप बेटा ये पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। यस अगर मैं बोल रही हूँ Km अनचेंज है, उसका मतलब ये है कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लो उसको कोई फर्क नहीं। बेटा क्यों फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ बाइंड किया, वो एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड किया, वो बाइंड किया है उसकी एलोस्टेरिक साइट पे, और वहां पे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओ ना बढ़ाओ, क्योंकि वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे भी बाइंड कर जाएगा, वो अकेले इंजाइम पे भी बाइंड करेगा। तो ये था बेटा आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करूं तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक पॉइजन होता है हम में साइनाइड। साइनाइड आपका किसको इनहिबिट करता है, साइनाइड इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
and this is a very important enzyme in respiration, mitochondria, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे उन्होंने बोल लिया कि साइनाइड इनहिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, तो इस रिएक्शन में इस टाइम पे जब इनहिबिटर आ गया है तो वी मैक्स का क्या हाल होगा, वी मैक्स गिरेगा और के एम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमने ऊपर बनाया ये था बिना इनहिबिटर के, ये है विद। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके बाद बेटा आपकी एक और चीज होती है जिसका नाम है प्रोडक्ट फीडबैक इनहिबिशन। तो हमने एक चीज लिखी थी कि हमारा प्रोडक्ट जो होता है उस पे भी डिपेंड करता है आपकी इंजाइम की एक्टिविटी। हाउ, देखो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस का पहला, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही होता है पहला। अब ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम, हेक्सो। ठीक है, और यहाँ पर यूज क्या होती है, एक एटीपी। अगर मेरे पास ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, इन ये एक एंजाइम है और ये एक प्रोडक्ट, जब मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, जब मेरे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा तो दिस विल बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट ऑफ हेक्सोकाइनेज और उसे क्या कर देगा बेटा, इनहिबिट कर देगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इवन प्रोडक्ट भी इंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग टू द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। हमारे पास बेटा कितनी क्लासेस हैं, वी हैव 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये कौन सी क्लास, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। बेटा ये वो क्लास है एंजाइम की, इसमें सारे वो एंजाइम आएंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कौन सी क्लास है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दी enzymes are responsible for oxidation reduction. ओके, एग्जाम्पल बेटा जैसे आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजन। दूसरा, सेकंड इज बेटा योर ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस से बेटा आपको क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है ट्रांसफरेजेस से, ये किसी ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे पर अदर देन दी हाइड्रोजन, क्योंकि अगर हाइड्रोजन का आप ट्रांसफर करते हो बेटा, आदान प्रदान करते हो, तो वो तो ऑक्सीडो रिडक्टेसेस वाली क्लास हो गई। तो यहाँ पर कोई और ग्रुप ट्रांसफर होगा, तो इसमें क्या होता है, द एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई x है, x के साथ a लगा हुआ है, इसको हमने y के साथ रिएक्ट किया तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, x अकेला रह जाएगा, ग्रुप a y के साथ लग। ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा जैसे आपके ट्रांस एमिनेज, ये अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। हेक्सोकाइनेज जो हमने पीछे रिएक्शन किया, उसमें जो ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड क्लास बेटा हाइड्रोलेजेस, ये बेटा कौन से एंजाइम होते हैं, दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब ऑन एडिशन ऑफ वाटर दे विल कैटलाइज द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो दे कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दे कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जैसे आपका सुक्रोज। एग्जाम्पल
सुक्रोज का एंजाइम बेटा सुक्रेज, ठीक है। ओके, तो एंजाइम्स के पीछे हमेशा एज लगा। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपकी क्लास एंजाइम की क्लास। अच्छा, दूसरी बात, इन एंजाइम को आपने इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, इसी सीक्वेंस। उसके बाद बेटा आपके पास आते हैं लाइगेजेस, द फोर्थ वन। लाइजेस, लाइगेजेस बाद में, पहले लाइजेस। लाइजेस बेटा क्या करते हैं, लाइजेस क्या करते हैं, ये भी बॉन्ड तोड़ते हैं, ये भी क्या करते हैं बेटा, ये भी बॉन्ड तोड़ते हैं, पर विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। so they will also catalyze, they catalyze the breakage of bond without addition of water। तो जब भी ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो वहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब भी ये बेटा बॉन्ड तोड़ते हैं तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल एल्डोलेस। नेक्स्ट है, ओके, देन यू हैव बेटा आइसोमरेस। आइसोमरेस क्या करते हैं बेटा, दे कन्वर्ट, दे कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर। तो जो आइसोमर्स तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट कर देते हैं, जिससे एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो दे कन्वर्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। so they catalyze the conversion of isomers, ठीक है। तो आइसोमरेज एक एंजाइम होता है बेटा, वो कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज को। देन वी हैव द लास्ट वन which is ligase, then we have the last one which is, तो अब बेटा आपका ये लाइगेस, जी फॉर ग्लू, तो ये ग्लू की तरह है। दे कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स को बनाता है। अब बॉन्ड कोई भी हो सकता है, जैसे CO, CC, CN, CP, तो कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, इसमें जैसे आपका एक DNA लाइगेज आप पढ़ते हो या पेप कार्बोक्सिलेज पढ़ते हो, सो ऑल दीज आर योर लाइगेज, ओके। तो अब बेटा इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अब मैंने कहा कि आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस। तो हाउ द नॉमेनक्लेचर इज डन, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है बेटा, 4 डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, हर एक डिजिट कुछ बताता है। फर्स्ट वाला बताता है उसकी क्लास, तो हमने अभी 6 क्लासेस करी हैं। सब क्लास हमने नहीं करी क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, सब क्लासेस आप और भी हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर करोगे। एंड 4 जो है इसका डिजिट, फोर्थ डिजिट, ये इसके इंडिविजुअल एंजाइम के बारे में बताता है, ओके। अगर मेरे पास बेटा ये 1 2 3 4 ही है, तो फर्स्ट कौन सी क्लास होती है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, दैट मींस दिस इज द एंजाइम बिलोंग्स टू क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। अगर इमेजिन करो मेरे पास है 2 3 4 1, तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, सेकंड कौन सी थी बेटा, ट्रांसफरेजेस, तो ये ट्रांसफरेज का कोई एंजाइम होगा, जैसे हेक्सो, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर हम बनाते हैं। Now the last topic which is a cofactor and it is a very 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 important topic यार, इसमें से क्वेश्चन तो आता है। चलो listen to me very carefully। तो हम अपने कंप्लीट एंजाइम के लिए एक नाम यूज करते हैं, दैट इज होलो एंजाइम। जहां पर भी वर्ड बायो में होलो आता है उसका मतलब होता है कंप्लीट। तो योर कंप्लीट एंजाइम इज योर होलो एंजाइम। The complete enzyme or your enzyme is made up of 2 part. One is the protein part, जिसे हम कहते हैं एपोप्रोटीन। क्या कहते हैं बेटा, एपोप्रोटीन। तो आपका जो एंजाइम होता है बेटा वो 2 चीजों से बनता है। एक आपका होता है बेटा होलो एंजाइम, राइट,
इट इज मेड अप ऑफ एपोप्रोटीन प्लस कोफैक्टर्स। एपोप्रोटीन, जिसको एपो इंजाइम भी बोल देते हैं, ये एक प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। तो कभी कभी आपको एपो इंजाइम वर्ड भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन नहीं होता, कोई और ऑर्गेनिक चीज हो सकती है। नाउ योर कोफैक्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। वन इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, one is a coenzyme, and the third one is your metaline. ओके, चलो। अब आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये टाइटली बॉन्डेड होता है। ये टाइटली बॉन्डेड होता है किससे? एपोप्रोटीन। कोएंजाइम इज लूजली बॉन्डेड, और इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या इसका जो एसोसिएशन होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। मतलब ये मतलबी है, जब काम होगा तभी आएगा। और जो लोग मतलबी होते हैं, क्या उनके साथ हमारे दिल की तारें बहुत ज़्यादा तेज से जुड़ी होती है या फिर बहुत लूजली जुड़ी होती हैं? वो स्ट्रांगली नहीं जुड़ी होती, लूजली जुड़ी होती। तो वो कौन है? कोएंजाइम। मेटल लाइंस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है बेटा, जैसे आपके एंजाइम है पेरोक्सीडेज, कैटालेज, इनके साथ हीम लगा होता है, सो हीम इज अ प्रोस्थेटिक, ठीक है। को एंजाइम में बेटा जैसे आपका विटामिन है नियासिन, विच इज अ विटामिन बी, इट इज अ टाइप ऑफ अ विटामिन बी, और इसमें NAD और NADP होता है, ठीक है। तो इनका एसोसिएशन बहुत कम टाइम के लिए होता है एंजाइम्स के साथ। मेटल लाइंस में बेटा जैसे जिंक, एंड जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सी। तो ये थे बेटा आपके कोफैक्टर। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। Which of the following factors affect the Vmax of reaction? Inhibitor, pH, temperature, all of these. क्या सभी इंजाइम के Vmax को खराब या सही कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं? वेरी ट्रू, इनहिबिटर भी करता है, pH भी, टेम्परेचर भी। तो आंसर हुआ बेटा ऑल ऑफ दीज फोर्थ। नेक्स्ट, enzyme catalyzing the interconversion of optical, geometric or positional isomers are isomerase, hydrolysis, ligases, oxidoreductases। इसके तो नाम में ही पता लग रहा है यार, आइसोमर, आइसोमर। तो आंसर हुआ 1, वही एक आइसोमर से दूसरे में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड तोड़ते हैं पानी ऐड करके, जैसे सुक्रेज। लाइगेसेस बॉन्ड जोड़ते हैं। ऑक्सीडोडक्टेसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। तो आंसर हुआ 1। नेक्स्ट, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर, अभी किया हमने, किसका कोफैक्टर है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो आंसर हुआ बेटा 2, ये लर्न करने वाला। ऑलराइट, चलो। तो दिस वाज इट अबाउट एंजाइम्स एंड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा मुझसे, एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, मिलेंगे ना दोबारा। ऑलराइट, तब तक बेटा बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से पढ़ना प्लीज प्लीज। ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। एक बार मेरी बात मान कर देखो, बड़ा मजा आएगा। तो बायोमोलिक्यूल में बहुत अच्छी कमांड है। All the best, beta. Bye bye.